हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11th जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 12 यानी 12वां व्याख्यान। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम पढ़ रहे थे किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन कैसे होता है। किसी सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन पढ़ रहे थे। जैसे ये छड़ थी, क्रॉस सेक्शन उसका चाहे कैसे भी हो, इधर से ऊष्मा जा रही थी और ये ऊष्मा यहाँ से होती हुई यहाँ तक पहुँच रही थी। इस सिरे तक भी ये सिरा भी गर्म हो रहा था, ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही थी, तो उसमें कंडक्शन हो रहा था। तो इस पर रिलेटेड कल हमने क्या क्या पढ़ा, समतापी पृष्ठ पढ़े कि समतापी पृष्ठ टॉपिक वही चल रहा है बच्चों। आगे समतापी पृष्ठ क्या होता है, ताप प्रवणता क्या होती है, स्थायी अवस्था क्या होती है, स्टेडी स्टेट, ये चीज़ें हम पीछे सीख चुके। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 11 ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जा कर के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य के तापीय गुण, द्रव्य के तापीय गुण, इस चैप्टर का नाम है बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे कि सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन कैसे होता है। तो वो लेक्चर बड़ा हो जाता है, इसलिए कुछ बातें बच गई थी, वो अब पढ़ाएंगे। टॉपिक वही चल रहा है क्या, सुचालक छड़ में ऊष्मा का चालन कैसे होता है, यानी हम ऊष्मा चालन पढ़ रहे हैं। और सुचालक छड़ होगी वहीं तो ऊष्मा चालन होगा, ठोसों में ही तो ऊष्मा का चालन विधि से संचरण होता है बच्चों, ठीक है ना, बात समझ गए। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि एक टर्म है ऊष्मा चालकता गुणांक, इसको पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसे हटा देते हैं। अब ये तो हमने पिछली बातें आपको बताई थी कि हम पीछे क्या क्या पढ़ चुके हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों, ओके, मन लगा के पढ़ना, ध्यान से, बड़ा आनंद आएगा। आज के लेक्चर में भी कोशिश करेंगे कि पिछले वाले लेक्चर की जो बातें अधूरी रह गई थी आज पूरी हो जाएं। कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों, बात समझ रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा कि जैसे हमने, आपको ध्यान हो, एक छड़ बनाई थी इस तरीके से, ऐसे छड़ बनाई थी एक, ये एक छड़ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। इसमें समतापी पृष्ठ बनाए थे हमने, एक पृष्ठ यहाँ बनाया था बच्चों, ये एक पृष्ठ हमने यहाँ बना लिया था, ये पृष्ठ S1 और ये पृष्ठ S2। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है बच्चों, इनकी परिच्छेद क्षेत्रफल जो है, परिच्छेद क्षेत्रफल यानी ये जो क्रॉस सेक्शन हैं, जो पृष्ठ हैं, उनका परिच्छेद क्षेत्रफल ए है बच्चों। और यहाँ जो इधर से ऊष्मा दे रहे हैं, जैसे Q ऊष्मा दे रहे हैं यहाँ से, स्थायी अवस्था में क्या होगा बच्चों, कोई भी पृष्ठ ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेगा। जितनी ऊष्मा पिछले वाले पृष्ठ से लेगा उतनी ऊष्मा अगले वाले पृष्ठ को दे देगा, बशर्ते कि हम ये मान लें कि विकिरण और संवहन से ऊष्मा का जो व्यय हो रहा है वो नगण्य है, ठीक है।
यानी अगले को देगा, कितनी देगा या कुछ भी होगा, लेकिन अवशोषण बंद हो गया। ठीक है ना। कायदे में क्या होगा कि इसने जितनी ऊष्मा यहाँ से ली कुछ विकिरण में निकल जाएगी। जैसे यहाँ ली 100 कैलोरी, अब मान लो 5 कैलोरी उसमें निकल गई विकिरण और संवहन में पृष्ठों से, उसके पार्श्विक पृष्ठों से 95 यहाँ तक पहुँची, तो उसने 95 का भी अवशोषण नहीं किया, अगले को दे दी, अगले से भी कुछ खर्च हुई, लेकिन वो हम नगण्य मान के चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितनी ऊष्मा आ रही है उतनी वो अगले को दे रहा है, अगला अगले को दे रहा है, अगला अगले को दे रहा है, इधर उधर से ऊष्मा की हानि नहीं हो रही, और ये कोई भी ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर रहे, और यही है इनकी स्थायी अवस्था। तो सब बातें किस स्टेट में होंगी? स्थायी अवस्था में, दैट इज स्टेडी स्टेट में। स्थायी अवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? स्टेडी स्टेट। यही तो कहते हैं स्टेडी स्टेट, स्थायी अवस्था। इसने क्यों ली, इसको क्यों दी, इसने इसको, आगे ऐसी अवशोषण बंद हो गया, टेम्परेचर बढ़ना बंद। तो स्थायी अवस्था में इसका जो तप्त सिरा है, जो सबसे ज़्यादा गर्म है, इधर का सिरा गर्म होगा, उसका टेम्परेचर है θ1 और ठंडे वाले का θ2। और मान लीजिए ये यहाँ से x दूरी पर है, इस सिरे से कितनी दूरी पर? x दूरी पर कोई पृष्ठ है, उसका टेम्परेचर है उस टाइम पर θ, और इन दोनों समतापी पृष्ठों के बीच की दूरी है डेल्टा x। यानी यहाँ से ये x दूरी पर है और ये x प्लस डेल्टा x दूरी पर है, ये वाला पृष्ठ। यही तो अर्थ हुआ, x प्लस डेल्टा x। दिख रहा होगा आपको साफ, चित्र में समझ रहे होंगे, वो x प्लस डेल्टा x दूरी पर है। यानी दोनों के बीच जो डिफरेंस है, डिस्टेंस, मतलब कितनी है? डेल्टा x की। डेल्टा x दिख रहा है बच्चों? सही, थोड़ा बड़ा बना दें, छोटा छोटा हो। तो जैसे ही हम डेल्टा x दूरी आगे बढ़े, डेल्टा x दूरी के बाद जो समतापी पृष्ठ है उसका टेम्परेचर है θ माइनस डेल्टा θ। ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके थे बच्चों। अब बात करते हैं कि ऊष्मा चालकता गुणांक से क्या मतलब है। ऊष्मा चालकता गुणांक से मतलब है ठीक उसी तरीके से जैसे कंडक्टिविटी आपने विद्युत धारा वाले पाठ में पढ़ी थी, चालकता पढ़ी थी, ठीक है ना। उसी तरीके से रिलेटेड है कि यहाँ ऊष्मा प्रवाह हो रहा है, वहाँ विद्युत धारा यानी विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा था। जोड़ने की कोशिश करें दोनों टॉपिक को, तो होगा क्या बच्चों कि प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि t समय में, कितने समय में? t समय में किसी समतापी पृष्ठ से प्रवाहित ऊष्मा, कितनी ऊष्मा उससे गुजर के जाएगी बच्चों, ये देखना है। प्रवाहित ऊष्मा कितने समय में? t समय में, ठीक है। Q जो होगी नंबर 1 प्रोपोर्शनल होगी कि जो समतापी पृष्ठ है उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। इन सब के एरिया कितने हैं बच्चों? A। ये जो पृष्ठ देख रहे हैं ये इनका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। एरिया क्षेत्रफल इतना तो यूपी बोर्ड के बच्चे भी जानते हैं, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल वो कितना है? A। जितना ज़्यादा A होगा उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगी। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं कि नहीं? कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा प्रवाह होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जितनी ज़्यादा ताप प्रवणता होगी, और ताप प्रवणता इन दोनों के बीच कितनी होती है? माइनस डेल्टा θ अपॉन डेल्टा x, उसके अनुक्रमानुपाती होगी। ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड।
कि ऊष्मा प्रवाह की दर डिपेंड करेगी कि ताप प्रवणता कितनी है, कि दूरी के साथ ताप परिवर्तन कितना हो रहा है। दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर क्या है, वही ताप प्रवणता है। ये पीछे पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में मैंने ताप प्रवणता, स्थायी अवस्था, समतापी पृष्ठ, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। इसके अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है ना। तीसरी बात, कितनी देर तक ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगी, टाइम पर। जितनी देर तक ऊष्मा प्रवाहित कराओगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा प्रवाहित होती रहेगी। तो बात समझ रहे हैं, ये बात समझ में आई। तो अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को मिला दें बच्चों, इन सबको सम्मिलित कर दें, इन सब को क्या कर दें, कंबाइंड, तो क्या मिलेगा, कंबाइंड करने पर क्या मिलेगा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि Q प्रोपोर्शनल टू माइनस, इसमें कहीं माइनस नहीं है, लेकिन जब ये करेंगे तो माइनस पहले लिख दिया, A डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी, यही तो मिला। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे बच्चों तो एक कांस्टेंट आएगा, तो Q बराबर माइनस के ए डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स इंटू टी। टी यहाँ पर टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर यानी ताप थीटा है। तो ये आ गया। ओके बच्चों, यहाँ जो के आया अनुक्रमानुपाती नियतांक, जो हमने अनुक्रमानुपाती नियतांक लिया के, यही कहलाता है ऊष्मा चालकता गुणांक। ये जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो कंडक्टिविटी बता रहा है ऊष्मा चालकता गुणांक। बात समझ गए बच्चों। तो ये के क्या हुआ, ऊष्मा चालकता गुणांक हुआ। फार्मूला आपके पास आ गया। Q बराबर क्या आया, जोर जोर से पढ़ के बताइए। Q बराबर माइनस के ए डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स इंटू टी। ओके, बात समझ रहे हैं। इसी को ऊष्मा चालकता गुणांक हमने कह दिया बच्चों। अब एक चीज़ और बताते हैं, मात्रक वात्रक आप अपने हिसाब से निकाल लेना। एक नई मतलब अगर हम ये देखें कि संवहन, भाई संवहन और विकिरण, यहाँ ऊष्मा चालन की बात तो हो रही है। संवहन व विकिरण से स्थानांतरित ऊष्मा जो वायुमंडल में जाएगी कैसी है, नगण्य है, ये मान के चल रहे हैं, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, कि ऊष्मा इधर उधर नहीं निकल रही। ये पृष्ठ अगले को दे रहा है, जितनी ले रहा है उतनी अगले को दे रहा है, ये कह के चल रहे हैं। तो हर जगह ताप प्रवणता समान होगी। लेकिन अगर इसको कंसीडर करेंगे कन्वेक्शन और रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो जो ताप प्रवणता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, वो अलग अलग समतापी पृष्ठों के लिए अलग अलग आएगी बच्चों, ठीक है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं वो नगण्य है, ऊष्मा इधर उधर नहीं जा रही, आइसोलेटेड कर लिया है उसको। तो उस समय अगर देखें तो जो बात हमने इन दो पृष्ठों के लिए लागू की है, इन पृष्ठों के लिए, दो समतापी पृष्ठों के लिए ही तो बात की थी, उन्हीं की तो ताप प्रवणता लगाई थी। हम पहले पूरी छड़ की बात कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और पूरी छड़ की लंबाई मान लें L, यानी θ1 से θ2 वाले पृष्ठ तक के बीच की दूरी कितनी है, L। अब बच्चों में उसको कहाँ लिखूँ यार, ये जगह कम पड़ गई, हमने यहाँ लिख देता हूँ, L है ये। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बच्चों कितनी है, L। तो डेल्टा एक्स हो गया L, यही तो हुआ। तो हम इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर माइनस के ए, डेल्टा थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, डेल्टा थीटा की जगह θ2 माइनस θ1 अपॉन डेल्टा एक्स, दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी,
यहाँ दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी डेल्टा एक्स थी, यहाँ दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी एल हो गई, यानी एल इंटू टी। यही तो हुआ बच्चों। अब इस माइनस से ये साइन पलट दीजिए, तो Q बराबर कितना हो गया, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2। तभी तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि थीटा 1 इस सिरे का ताप थीटा 1 बड़ा होता है उस सिरे से। जिधर से ऊष्मा देते हैं उस सिरे का ताप हमेशा ज़्यादा होता है। ये हम पीछे भी बताते आए हैं, अपॉन एल इंटू टी। तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, समझ रहे हैं। ये आयत सुंदर नहीं बना, यहाँ अक्षर एल आ गया तो मैंने तिरछा बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर इन दोनों सिरों की बात करें, अभी हमने इन दोनों सिरों की बात की थी, तो बात आई थी ये डेल्टा थीटा का टेम्परेचर डिफरेंस था और डिस्टेंस का डिफरेंस डेल्टा एक्स था। और अब इसके प्रारंभिक और अंतिम सिरे की बात कर ली तो पूरी छड़ की लंबाई एल ले ली, तो ये फार्मूला, ये जो आपकी एक्सप्रेशन थी वो इस रूप में आ गई। तो कोई कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर, यहाँ तक थर्ड आ गए थे, इसे फोर्थ मान लो, इसको फिफ्थ मान लो बच्चों। तो कैसे ही समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो। तो अब बच्चों यहाँ प्रवाहित कौन हो रहा है? ऊष्मा। ऊष्मा प्रवाहित हो रही है किसी सुचालक छड़ में। और बच्चों आपने 10th में विद्युत धारा का प्रवाह पढ़ा था, वहाँ किसी सुचालक तार में कौन प्रवाहित होता था? वैद्युत आवेश प्रवाहित होता था, वहाँ भी चालकता आती थी, तो वहाँ प्रतिरोध भी आता था। तो यहाँ ऊष्मीय प्रतिरोध भी पढ़ेंगे। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे बच्चों। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब ऊष्मा चालकता गुणांक पढ़ा तो प्रतिरोध भी पढ़ना पड़ेगा। ऊष्मीय प्रतिरोध, दैट इज, इसको क्या कहेंगे बच्चों? थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस, आपने रेसिस्टेंस पढ़ा 10th क्लास में, आपको पता होगा कि हम यहाँ की बात करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध, यहाँ पढ़ रहे हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा था आपने, जिसको रेसिस्टेंस कहते थे। आर बराबर आपने पढ़ा V अपॉन आई। V क्या था? विभवांतर। V क्या था? विभवांतर बटे ये क्या थी? वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर, यानी विभवांतर बटे, हो सकता है अभी आपको दिखाई ना दे रहा हो, अभी लिख दूंगा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते थे बच्चों। इधर से समझाते हैं। देखें, आपने वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। देखो यहाँ पर चालक में विद्युत धारा बह रही है, यहाँ ऊष्मा बह रही है। यहाँ विद्युत धारा नहीं बह रही, क्या बह रहा है? आवेश। ऐसे समझें, यहाँ किसका प्रवाह हो रहा है? ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा प्रवाह हो रहा है। और जब विद्युत धारा करंट पढ़ते हैं तो वहाँ वैद्युत आवेश प्रवाह होता है। यहाँ लिख दूँ, क्या प्रवाह होता है? वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ चार्ज फ्लो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, और यहाँ हीट फ्लो हो रही है। तो बच्चों वैद्युत धारा के प्रवाह को हम वैद्युत आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कह देते हैं। वैसे ही ऊष्मा प्रवाह नहीं, वैद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर है उसको वैद्युत धारा कहते हैं। आप क्या लिखते हैं? I बराबर आवेश Q बटे T, यही तो कहते हैं। ये हो जाती है वैद्युत धारा।
जो कि यहाँ आ रही है। ध्यान से समझना, दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वैद्युत प्रतिरोध समझना है, वो ऊष्मीय प्रतिरोध समझना है, तो वैद्युत प्रतिरोध आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बी विभवांतर है। यहाँ क्या होगा, तो शुरुआत से चलते हैं। आर यहाँ है विभवांतर, तो देखें यहाँ भी आर होगा, ऊष्मीय प्रतिरोध आर एच। अब ये ऊष्मीय प्रतिरोध है यानी हीट से रिलेटेड है, तो आर एच लिख दिया है मैंने। आर एच बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ वी क्या है, तापांतर, विभवांतर, और विभवांतर की जगह देखो वैद्युत आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है, वैसे ही ऊष्मा ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर बहती है, तो विभवांतर की जगह क्या आ गया, तापांतर। दोनों बातों को समझने की कोशिश करें। यहाँ वैद्युत की बात कर रहे हैं, किसी चालक में आवेश बहता है तो किधर से किधर बहता है, ऊंचे विभव से पॉजिटिव चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, वैसे ही ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, तो जो विभव में अंतर है वहाँ विभवांतर होता है, यानी विभव का काम यहाँ ताप कर रहा है, तो यहाँ हो गया तापांतर। विभवांतर की जगह तापांतर बटे यहाँ है वैद्युत धारा, यहाँ क्या है बच्चों, आई क्या है, वैद्युत आवेश। अच्छा वैद्युत आवेश, ये हमने क्या बताना चाह रहे थे, वैद्युत धारा यानी आवेश प्रवाह की दर, और वैद्युत आवेश बहता है तो वैद्युत धारा इतनी मिलती है हमें। ये अब ध्यान नहीं रहा मुझे, मैंने यहाँ क्या ये लिखा था बच्चों, एक सेकंड ज़रा रुकिएगा। अब यहाँ पता नहीं मैंने क्या समझाया था क्या, लेकिन ये वैद्युत धारा आई थी बच्चों, ये पता होना चाहिए ये क्या आई थी, वैद्युत धारा। शॉर्ट में लिख देता हूँ वैद्युत धारा, जगह कम है, संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ तापांतर विभवांतर की जगह, और यहाँ विद्युत धारा, यहाँ क्या आएगी, ऊष्मीय धारा। तो ऊष्मीय धारा क्या होगी, विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर, तो यहाँ ऊष्मा प्रवाह की दर, जैसे यहाँ आवेश प्रवाह की दर है तो यहाँ ऊष्मा प्रवाह की दर। ध्यान से समझें, तो तापांतर कितना हो गया बच्चों, डेल्टा थीटा, समझ रहे हैं, यानी θ1 माइनस θ2। ध्यान से समझना। और ऊष्मा प्रवाह की दर यहाँ आई थी, वो यहाँ आवेश प्रवाह की दर आई थी, यही तो बताया था कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा आई है, ये V है, I है क्या, Q/T है, Q की जगह कौन है। अब यहाँ मैं लिखना चाह रहा था, यहाँ लिख दूँ Q, वहाँ Q है आवेश, Q क्या है, आवेश। आवेश की जगह क्या लेंगे, ऊष्मा। यहाँ कौन प्रवाहित हो रहा है, ऊष्मा। आवेश प्रवाह की दर हो गई Q/T, ये हो गई I के बराबर, और ऊष्मा प्रवाह की दर हो गई Q/T, वो हो गई H के बराबर, यहाँ H से लिखेंगे। ऊष्मीय धारा क्या कहेंगे बच्चों उसको, या ऊष्मा धारा या ऊष्मीय धारा। ये वैद्युत धारा, क्योंकि वैद्युत आवेश प्रवाह की दर, ये ऊष्मा प्रवाह की दर, तो ऊष्मा धारा होगी, तो वही तो आएगी ऊष्मा प्रवाह की दर H। बात समझे कि नहीं, दोनों का रिलेशन समझ लें, ये अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इस टॉपिक से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रतिरोध को, ऊष्मीय प्रतिरोध को वैद्युत प्रतिरोध से जोड़ के समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो बच्चों RH निकालना है, अब क्या निकालना है, RH निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों के H क्या था, Q क्या था, तापांतर कितना था, ऊष्मा प्रवाह की दर क्या थी, ये पता होना चाहिए। यानी RH बराबर हो गया डेल्टा थीटा बटे H, क्योंकि ऊष्मा प्रवाह की दर को हम किससे लिख रहे हैं, H से।
चलो इसको हम स्टेटमेंट नंबर अभी फर्स्ट मान लेते हैं। तो अभी हमने Q पढ़ा, Q बराबर क्या पढ़ा, KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L इंटू टी। तो Q बटे T कर लें, यानी आवेश, सॉरी बच्चों दोनों चीज़ें जोड़ रहे हैं ना, तो ऊष्मा की जगह आवेश कह जाते हैं, आवेश की जगह ऊष्मा। भाई Q से आवेश भी लिखते हैं, Q से ऊष्मा भी लिख रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी देर में कन्फ्यूजन हो जाता है कि आवेश की बात कर रहे हैं कि ऊष्मा की। Q बटे T H भी तो है, ऊष्मा है, ऊष्मा प्रवाह की दर यानी Q बटे T निकालें तो क्या मिलेगा, KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L, ये रह गया। तो Q बटे T ये हो गया हमारे पास H, KA ये हो गया डेल्टा थीटा बटे L, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, डेल्टा थीटा बटे H। तो डेल्टा थीटा बटे H यहाँ से निकालें, यानी H यहाँ ले जाएं, तो डेल्टा थीटा बटे H बराबर क्या मिलेगा बच्चों, इन्हें धर लाएंगे तो L बटे KA, और डेल्टा थीटा बटे H यही हमारा RH हो गया, ऊष्मीय प्रतिरोध, यही तो हो गया। तो ऊष्मीय प्रतिरोध कितना हो गया, थर्मल रेसिस्टेंस RH बराबर कितना हो गया बच्चों, यही तो है, L बटे KA हो गया, L बटे KA। समझ गए कि नहीं। जैसे यहाँ प्रतिरोध क्या था, विभवांतर बटे वैद्युत धारा, यहाँ तापांतर बटे ऊष्मा धारा, विभवांतर बटे ऊष्मा धारा। यहाँ I वैद्युत धारा थी, H ऊष्मा धारा हो गई। हीट फ्लो हो रही है उसकी रेट, चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी रेट इलेक्ट्रिक करंट, हीट फ्लो हो रही है उसकी रेट ऊष्मा धारा हीट करंट। ओके, ऐसे समझ सकते हैं। तो हमने ऊष्मीय प्रतिरोध भी निकाल लिया बच्चों। यहाँ पर आपने देखा, हमने इस वाले विद्युत धारा वाले कॉन्सेप्ट से हीट के कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपको समझा दिया कि ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है। अगर हम किसी क्षण में ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं, एक सिरे को गर्म कर रहे हैं और ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच रही है, यहाँ इसको गर्म कर रहे हैं, Q दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं बच्चों, इसको, ठीक है ना, इस सिरे को गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं यहाँ से। तो इसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। तो जैसे आवेश प्रवाहित होने में क्षण प्रतिरोध उत्पन्न करती है, वैसे ही ऊष्मा प्रवाहित होने में भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध। तो अगर हम इस क्षण को बदलें नहीं, उसकी लंबाई, उसका क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं बदल रहे, तो सिंपल सी बात है कि RH जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है KK, यानी ऊष्मा चालकता गुणांक जितना कम होगा ऊष्मीय प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी, ऊष्मा चालन उतना ही कम होगा। ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही कम होगा, यानी रुकावट कम होगी, यानी ऊष्मा बहुत आसानी से प्रवाहित होगी, क्षण उतनी ही ज़्यादा सुचालक होगी। तो ये रिलेशन समझ में आ गया कि जो हीट रेसिस्टेंस है वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपने वहाँ पढ़ा था कि चालकता और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपात होता था, प्रतिरोधकता और चालकता व्युत्क्रमानुपात में होती थी ना बच्चों, आपको ध्यान है, आप समझ गए होंगे। चालकत्व कंडक्टेंस की बात करते थे हम इलेक्ट्रिसिटी के केस में कि वैद्युत प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू 1/G, मतलब इक्वल्स टू कर देते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ और भी कंडीशंस हैं। चलिए खैर, आप ये समझ गए कि जो थर्मल रेसिस्टेंस है वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इतना ढंग से समझ चुके होंगे बच्चों
जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों, अभी आपने ऊष्मा चालकता गुणांक और ऊष्मीय प्रतिरोध पढ़े बच्चों। क्या क्या पढ़ा? ऊष्मा चालकता गुणांक के पढ़ा और ऊष्मीय प्रतिरोध RH पढ़ा। अब बच्चों ये छोटी मोटी बातें मैं नहीं बताऊंगा कि इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, अपने आप निकालना, सूत्र में मान रखना। इसका मात्रक क्या होता है RH का, ऊष्मीय प्रतिरोध का, अपने आप निकाल लेना, सूत्र आपके पास है। अभी तो छोटी मोटी बातें, इतनी बेइज्जती मत करो हमारी। इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हैं कि जैसे के सूत्र अभी निकाला था कि Q बराबर KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L इंटू T। इससे आप K नहीं निकाल सकते, फिर उससे मात्रक नहीं निकाल सकते। RH बराबर आपको बताया कितना, L/KA। इससे आप मात्रक नहीं निकाल सकते, लंबाई का, इसका ये सब निकाल सकते हैं। अपने आप मात्रक निकालना नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। भाई मात्रक निकालना तो तुम्हें आना चाहिए फर्स्ट ईयर से, शुरुआत में पहले चैप्टर में ही विमा और मात्रक पढ़ाना सिखा दिया। अब ये बातें भी पढ़ाऊँगा बच्चों, तो वीडियो कितना लेंदी हुआ जाएगा आपको उम्मीद है। एक निकाल के दिखाऊँ क्या, आप बताइए। चलिए आप बताएं, निकालें कि नहीं निकालें इनके यूनिट्स। खुद भी तो प्रयास करिए, किताब में भी मिल जाएंगे बच्चों। होता क्या है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि सर अरे बोर कर देते हैं। बोर इसलिए कर देते हैं बच्चों कि आप मन लगा के नहीं पढ़ते। तो बच्चों आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल। हम कल क्या पढ़ेंगे बच्चों, जैसे आपने पिछले क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ा कि वैद्युत प्रतिरोधों को, दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, तो वैद्युत प्रतिरोध कितना होता है। ऐसे यहाँ हम दो सुचालक छड़ों को श्रेणी क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ के प्रतिरोध निकालेंगे बच्चों, उसी तरीके से। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, ये मात्रक अपने आप निकाल के, ये होमवर्क है आपका। क्या है? होमवर्क। बहुत आसान बात है, मैं अभी बता सकता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं, बहुत आलसी हो गए हो। अगर फिर भी न निकाल पाओ तो कमेंट बॉक्स में लिख देना वीडियो के नीचे के सर हमें मात्रक निकाल के और सिखा दो। तो अगर कोई बच्चा इतना कमज़ोर हुआ कि मात्रक भी नहीं निकाल सकता, तो मैं अगले लेक्चर में इनके मात्रक भी निकाल दूंगा बच्चों। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ABCD थोड़ी सिखाएंगे अब। तो बच्चों होमवर्क है ये, और कल पढ़ेंगे नए टॉपिक को। दो छड़ों को हम जोड़ेंगे, कभी समांतर क्रम में, कभी श्रेणी क्रम में, कभी समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। ओके, ऊष्मा के दर से दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपने पढ़ा था कि वैद्युत प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 हो जाता है, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप में जुड़ता है। ऐसे आपने पढ़ा था। यहाँ क्या होगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि दो छड़ों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में बच्चों। तो कल के लेक्चर का इंतजार करिए, बड़ा आनंद आएगा। और आज का होमवर्क, इन दोनों के मात्रक अपने आप निकालिए, किताब की मदद लीजिए, चेक करिए, पहले अपने आप निकालिए, किताब से चेक करिए। ओके बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।